हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा ये 10वां टेस्ट है। टेस्ट 10 का ये पार्ट 2 है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 68 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 69 से लेकर के 150 तक। तो ये 10वां टेस्ट है और ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF प्राप्त कर सकें। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम शेष नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए। रिवीजन इन द सेंस कि आपका करंट अफेयर हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आप जाग्राफी हो गया, इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण को भी आप लोग इग्नोर मत करिएगा। पर्यावरण से भी यूपी पीसीएस में तो अच्छा खासा जो है प्रश्न पूछा जाता है। और करंट और यूपी स्पेशल खैर यूपी पीसीएस में उतना नहीं पूछा जाता जितना आरओ में पूछा जाता है, तो फिर भी किसी को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, रिवीजन पर फोकस करिए। जितना भी पढ़ चुके हैं उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि आपका जो है जो चीज़ें याद हों, कन्फर्म रूप में याद हों, ताकि परीक्षा हाल में आप जाने पे वहाँ पे मिसगाइड ना हो ऑप्शंस के, चारों ऑप्शन के बीच में, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो प्रश्न संख्या 68 तक हो गया था, प्रश्न संख्या 69 से हमको सॉल्व करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो यहाँ पे प्रश्न है, थायरॉक्सिन का उत्पादन करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है? 100 माइक्रोग्राम, 120 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम या फिर 200 माइक्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 120 माइक्रोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन का उत्पादन करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो चयापचय और विकास के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती। थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायोनिन उत्पादन के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। स्वस्थ थायराइड फंक्शन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आयोडीन का सेवन महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोएम ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन का परिवहन करता है। दूसरा है, फ्लोएम ऊतक केवल भोजन को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ले जाता है, भंडारण के लिए नहीं। तीसरा कथन है यहाँ पे, फ्लोएम ऊतक में छलनी नलिकाओं में छलनी प्लेटें होती हैं जो परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक जो है या पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन का परिवहन करता है और छलनी प्लेटों वाले छलनी नलिकाएं इस परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। फ्लोएम ऊतक भोजन को आवश्यकता वाले क्षेत्रों और भंडारण दोनों में ले जाता है। तो यहाँ पे जो पहला कथन आपका दिया हुआ है ये सही है और तीसरा कथन सही है। दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ दूसरे कथन में लिखा हुआ है कि भंडारण के लिए नहीं, फ्लोएम ऊतक केवल भोजन को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में ले जाता है, भंडारण के लिए नहीं, जो कि गलत है। भंडारण के लिए भी ले जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। एक पहला एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खमीर और किण्वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, खमीर बैक्टीरिया के वर्ग से संबंधित एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव हैं। दूसरा कथन है, खमीर में मौजूद एंजाइम कई जटिल कार्बनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तीसरा कथन है आपका, किण्वन एंजाइम की क्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खमीर एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन वे कवक के वर्ग से संबंधित नहीं हैं। कवक के वर्ग से संबंधित हैं, बैक्टीरिया नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये बैक्टीरिया के वर्ग से संबंधित है, गलत है। ये कवक होते हैं खमीर। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही हो जाएगा, पहला गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिल की धड़कन की शुरुआत और समाप्ति के दौरान होने वाली घटनाओं के अनुक्रम के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए जो शब्द होता है यह होता है हृदय चक्र।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हृदय चक्र एक दिल की धड़कन की शुरुआत और समाप्ति के दौरान होने वाले घटनाओं के अनुक्रम को संदर्भित करता है। इसमें हृदय कक्षों का संकुचन और विश्राम, वाल्वों का खुलना बंद होना और हृदय के माध्यम से रक्त का प्रवाह शामिल है। हृदय चक्र हृदय प्रणाली के कामकाज को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का सोडियम लवण है। दूसरा कथन है डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण है। तीसरा कथन है साबुन और डिटर्जेंट दोनों सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पहला एवं दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि साबुन जो है यह एक लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड का सोडियम लवण है जो आमतौर पर पशु वसा या पौधों के तेल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण है जो सिंथेटिक होते हैं और अक्सर कपड़े धोने और सफाई उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे तीसरा कथन जो दिया हुआ है कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण हैं, तो ये गलत है, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट की रासायनिक संरचना अलग अलग होती है। साबुन आमतौर पर फैटी एसिड से बनाया जाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं या सल्फोनिक एसिड से बनाए जाते हैं। तो यह अंतर उनके गुणों और उपयोगों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा, तो यह हो जाएगा आपका जल विद्युत। पॉलीमर सामग्री, तो यह हो जाएगा टायर, प्लास्टिक कंटेनर। सिंथेटिक सामग्री, तो यह हो जाएगा आपका चिपकने वाले पदार्थ जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए कच्चा माल। जीवाश्म ईंधन, तो यह हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इथेनॉल का उपयोग मेडिकल वाइप्स में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। दूसरा है इथेनॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तीसरा कथन है इथेनॉल बैक्टीरिया, कवक आदि जैसे सूक्ष्मजीवों को मारने में प्रभावी है और कई हैंड सैनिटाइजर में शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। तो अम्ल जो होता है इसका जो मान होता है या pH 7 से कम होता है, ए का हो जाएगा यहाँ पे 1। क्षार जो होता है इसका मान जो होता है यह pH 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन, तो इसका जो मान होता है या pH 7 के बराबर होता है। और वर्षा जल जो होता है तो इसका जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा आपका pH 7 लगभग 5.6, यानी pH 7 से कम लगभग 5.6 होना चाहिए किसका? तो वर्षा जल का। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बायोल्यूमिनेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बायोल्यूमिनेंस सभी गहरे समुद्र के जीवों की विशेषता है। दूसरा कथन है कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तीसरा कथन है बायोल्यूमिनेंस कुछ जीवों के शिकारियों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र है। चौथा कथन है बायोल्यूमिनेंस केवल स्क्विड और मछली की एक अनूठी विशेषता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, जबकि पहला एवं चौथा गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ जीवों में जो है बायोल्यूमिनेंस का उपयोग वास्तव में शिकार को आकर्षित करने के लिए किया जाता है और यह दूसरों में शिकारियों के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिलामेंट द्वारा उत्पादित प्रकाश के रंग पर सोडियम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोडियम का प्रभाव पड़ता है कि यह पीली रोशनी पैदा करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब सोडियम किसी फिलामेंट में मौजूद होता है तो यह एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पीला रंग होता है। यही कारण है कि आमतौर पर स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल किए जाने वाले सोडियम वास्प लैंप एक विशिष्ट पीली चमक पैदा करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सीसा की विशेषता है? ऊष्मा का अच्छा संवाहक, ऊष्मा का खराब संवाहक, बिजली का अच्छा संवाहक या फिर अत्यधिक चुंबकीय?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऊष्मा का खराब संवाहक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सीसा ऊष्मा का खराब संवाहक या चालक है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित नहीं करता है। यह तांबे जैसी धातुओं के विपरीत है जो ऊष्मा के अच्छे संवाहक या चालक होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ग्राफीन सबसे पतला पदार्थ है जिसकी मोटाई 1 परमाणु है। दूसरा कथन है, ग्राफीन मानव बल की चौड़ाई से 10 गुना पतला है। तीसरा कथन है, ग्राफीन स्टील से लगभग 200 गुना अधिक मजबूत है। चौथा कथन है, ग्राफीन की असाधारण ताकत इसकी 3D क्रिस्टल संरचना के कारण है। अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे ये तीनों कथन ग्राफीन के बारे में बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फतेहपुर जो है किसके लिए फेमस है? तो फतेहपुर लोहे के निर्माण कार्य के लिए, ए का हो जाएगा तीसरा। शाहजहांपुर तो यह हो जाएगा जरदोजी के लिए फेमस, तो बी का हो जाएगा दूसरा। फिरोजाबाद तो यह हो जाएगा आपका कांच के बने उत्पाद। और बाराबंकी तो बाराबंकी हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 4 सबसे बड़े जिलों में शामिल हैं? कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका हरदोई और सीतापुर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरदोई और सीतापुर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 4 बड़े जिलों में शामिल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान हापुड़, ये भी सही सुमेलित है। भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये भी सही सुमेलित है। सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये वाराणसी में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये लखनऊ में स्थित है, ना कि वाराणसी में, तो डी वाला यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है या पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्थानों का उनके स्थापना वर्ष से मिलान करें। तो यूपी पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1944 में। राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो प्रयागराज, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1983 में, तो बी का हो जाएगा चौथा। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी लखनऊ, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी हुई 1951 में, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर की स्थापना हुई है, तो ये स्थापना आपकी हुई है 1936 में, तो डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कूट होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 3 1, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल जो है वह 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 5 7 9 या फिर 11? तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यह आपके 9 हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी जलवायु व मिट्टी की विशेषताएं हैं जो विशिष्ट फसलों और खेती के तरीकों के लिए उपयुक्त हैं। ये क्षेत्र कृषि गतिविधियों, अनुसंधान और विकास की योजना और प्रबंधन में मदद करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सोमेटोस्टेटिन या फिर एस्ट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोमेटोस्टेटिन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन आदि हार्मोन मानव जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि सोमेटोस्टेटिन जो है या लैंगरहैंस द्वीपिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, उपयुक्त सभी। तो सतत विकास के लिए आपका उपयुक्त सभी यहाँ पे आवश्यक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एवं संबंधित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, गलत है, ब्लैक बक झारखंड में नहीं है, गुजरात में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, और
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, तो ये यहाँ पे अंसी जो है कर्नाटक में है, गुइली जो है या तमिलनाडु में है, और बुक्सा जो है या पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है या गुजरात में स्थित है, झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई कंपनी किसी देश की अनुमति के बिना उस देश के जैविक संसाधनों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों व ज्ञान का व्यवसायीकरण करती है, यह कहलाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बायोपायरेसी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब कोई कंपनी किसी देश की अनुमति के बिना उस देश के जैविक संसाधनों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों व ज्ञान का व्यवसायीकरण करती है, तो यह प्रक्रिया बायोपायरेसी कहलाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्मेलन समझौतों की स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विश्व विरासत संधि 1972 बिल्कुल सही सुमेलित है। जैव विविधता संधि 1992 बिल्कुल सही सुमेलित है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 बिल्कुल सही है। नगोया प्रोटोकॉल, तो नगोया प्रोटोकॉल 2008 नहीं 2010 का है। तो यहाँ पे यही असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग सुधार से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से सुमेलित नहीं है। MN गोइपोरिया समिति किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है ग्राहक सेवा में सुधार से। यह ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ये घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु, ये भी सही सुमेलित है। यस तारापुर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता, ये भी बिल्कुल सही है। डी सुब्बा राव समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि डी सुब्बा राव समिति जो है यह गठित हुई थी मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। मांग एवं पूर्ति का महत्व, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी, अधिकतम लाभ का उद्देश्य। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक विषमताओं में कमी। ये जो है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें निजी संपत्ति का अधिकार, अधिकतम लाभ का उद्देश्य, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, मांग एवं पूर्ति का महत्व, वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता, साथ ही सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गैर मजदूरी आय में शामिल किया जाता है। मकान के किराए से प्राप्त आय, ब्याज से प्राप्त आय, लाभ से प्राप्त आय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसी आय जो किसी व्यक्ति को उसके वेतन से अतिरिक्त प्राप्त होती है वह गैर मजदूरी आय कहलाती है। मकान के किराए से प्राप्त आय, ब्याज से प्राप्त आय एवं लाभ से प्राप्त आय वेतन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय हैं, अतः इन्हें गैर मजदूरी आय में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था से मांग निश्चित रूप से बढ़ती है। किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर, या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरे से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर मांग में अवश्य वृद्धि होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घटक किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चा माल, परिवहन, सरकारी नीतियां, या फिर बाजार पहुंच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक या घटक हैं उसमें से होंगे कच्चा माल, विद्युत, परिवहन, बाजार पहुंच, सस्ता श्रम, जल की उपलब्धता, पूंजी, सरकारी नीतियां, जलवायु आदि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देशों में धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है 2 से 3%, 3 से 4%, 5 से 6%, या फिर 6 से 8%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 5 से 6%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया, तो यह प्रारंभ किया गया था 1975 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया था एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
असमानता घटाने का उपाय नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो यहाँ पे किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार संचित निधि से धन निकालने हेतु संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन था उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी या फिर सुभाष कश्यप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुभाष कश्यप जी का कथन है ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सिक्किम, तो किस आर्टिकल में है सिक्किम? तो सिक्किम जो है यह आपका हो जाएगा 371 चा में। ए का हो जाएगा चौथा। नागालैंड, तो नागालैंड जो है यह किस आर्टिकल में है? तो 371 आपका डी हो जाएगा। और मिजोरम, तो मिजोरम जो है यह है आपके 371 छा में। और असम, तो यह हो जाएगा 371 खा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 4 2 1 3। 4 2 1 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी नागरिक को विदेश में घूमने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों को प्राप्त देश में निर्बाध रूप से घूमने के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? आम लोगों का हित, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं हित, वेश्या एवं एड्स पीड़ित व्यक्तियों को लोक स्वास्थ्य के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के आधार पर किसी को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, संसद में राज्यसभा की उपस्थिति। तो एकात्मक लक्षण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन से संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? तो यहाँ पे 7वां एवं 31वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया था। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संगम या संघ बनाने के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है श्रम संगठनों द्वारा हड़ताल या मोल भाव करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त संगम या संघ बनाने के अधिकार के अंतर्गत श्रम संगठनों के मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? तो इस समय संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए अनुच्छेद कुछ इस तरह हैं, जैसे 5 हो गया अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9,
60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 ए, ये जो है इतने अनुच्छेद यहाँ पे प्रभावी हुए थे, यानी कि 16 अनुच्छेद टोटल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का निलंबन होता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 का निलंबन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 से संबंधित सभी मूल अधिकारों का आपातकाल की पूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 335 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था तथा शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के बीच किया गया था। हालांकि देशी रियासतों के द्वारा इनकार किए जाने के कारण यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में लागू नहीं हो सकी थी। ध्यातव्य है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए जो सैन्य कार्यवाही की गई थी उस सैन्य ऑपरेशन का नाम था, क्या नाम था? तो सैन्य ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान की सहायता से हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की योजना बना रहा था। हैदराबाद की जनता ने विद्रोह कर दिया एवं निजाम के विद्रोह को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। अतः सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना द्वारा की गई कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इस प्रकार हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही द्वारा भारत का अंग बनाया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में असत्य कथन है। राज्यपाल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं, गलत हो जाएगा। राज्यपाल नहीं, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा है, राज्यपाल की यह शक्ति राज्य सूची व समूर्ति सूची के विषयों तक विस्तृत है। तीसरा कथन है, कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। चौथा कथन है, राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला एवं चौथा कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है तो पहला यहाँ पे गलत है और साथ ही चौथा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानसभा में दोनों सदनों के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। उसकी यह शक्ति राज्य व समूर्ति विषयों तक विस्तृत है। राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। कुछ दशाओं में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति कौन थे? तो यहाँ पे फ्रैंक एंथोनी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, जबकि पहले अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में है? तो ये जो है ये आपकी किस अनुसूची में है? तो ये है 6वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह संसद का अस्थायी सदन है। दूसरा कथन है, जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कभी पूरी तरह भंग नहीं होती, यह संसद का अस्थायी सदन होता है। जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तो राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विधानसभा अध्यक्ष को उसके शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 371 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बलवंत राय मेहता समिति, तो ये पंचायतों के कितने स्तरीय पद्धति के समर्थक थे? तो ये थे त्रिस्तरीय पद्धति के, तो ए का हो जाएगा। दूसरा, अशोक मेहता, तो ये थे द्विस्तरीय पद्धति से संबंधित। एल एम सिंघवी, तो ये जो है स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित थे। और जी वी के राव, तो यह प्रतिनिधित्व के तरीकों से। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? तो एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कथन है, भारत को इस सूची में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है, बट पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं जारी की जाती है, ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNSDSN। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा बस सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में आयोजित हुए 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फाइनल जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5वें राष्ट्रीय संसद महोत्सव 2024 का फाइनल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण विषय पर आधारित था। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत के पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। तो भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के जोधपुर में भारत के पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की स्थापना की गई, तो यह ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन धर्म गार्जियन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ था। दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे असत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन है यह भारतीय सेना और जापान की सेना के बीच होता है। इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 130, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी? दीपा मलिक, शीतल देवी, रीना कुमारी या फिर साक्षी मलिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शीतल देवी।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत की प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। इस रूप में वह दिव्यांगजन लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति और उनकी नियुक्ति के विषय में कौन सही सुमेलित नहीं है। राजीव कुमार मित्तल स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक, बिल्कुल सही सुमेलित है। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। विनय कुमार फ्रांस में भारत के राजदूत, सुमेलित नहीं है। विनय कुमार को रूस में नया भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, फ्रांस में नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। राहुल सिंह CBSE के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी। तो ये जो थीम थी यह थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस की जो थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इस दिवस को स्मारक और पुरास्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, अबू धाबी या फिर पेरिस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी में। नेक्स्ट प्रश्न है, IMT ट्रिलैट 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाला द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास है। दूसरा कथन है, इस युद्धाभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन असत्य हैं, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो IMT ट्रिलैट 2024 यह जो है यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य आयोजित हुआ समुद्री युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन जो है तंजानिया और मोजाम्बिक में 2 चरणों में किया गया। इसके पहले चरण का आयोजन जंजीबार में किया गया तथा इसके दूसरे चरण का आयोजन नकाला, जो कि मोजाम्बिक में है, यहाँ पे किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता ने भाग लिया। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर भी हमने देखा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला जी को, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है ममता सागर जी को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में सेना के तीनों अंग यानी कि त्रिसेवा का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आपका आयोजित किया गया कहाँ पे, तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अप्रैल 2024 में लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार घर से मतदान की सुविधा का शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है, यह सुविधा देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में संपन्न हुए आम चुनाव में पहली बार घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह सुविधा 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और 40% से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्तियों को दिया गया था। देश के सभी नागरिक इस सुविधा के पात्र नहीं थे। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 22 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को नहीं। बाकी 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस ये भी सही है, और 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ को भारत की आतंकवाद रोधी वार्ता कहाँ संपन्न हुई। यूरोपीय संघ और भारत की आतंकवाद रोधी वार्ता जो है कहाँ संपन्न हुई। तो यह संपन्न हुई है आपकी नई दिल्ली में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ की आतंकवाद रोधी वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता यूरोपीय संघ की तरफ से जोआन बालफोर्ट ने की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारत की गीता सभरवाल को किस देश के संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया। किस देश में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। मालदीव, श्रीलंका, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में।
तो गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वह श्रीलंका और मालदीव में एशिया फाउंडेशन की उप प्रतिनिधि थी। इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा की गई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त के रूप में की गई? तो यह की गई है लिंडी कैमरून की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर कवच अभ्यास 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला तटीय नौसेना अभ्यास है। दूसरा कथन है, इस अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप समूह में किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन किया गया पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध की दृष्टि से वायुसेना की तैयारी का परीक्षण करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, आस्ताना या फिर कोलंबो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आस्ताना में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बैठक का आयोजन आस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। इस परिषद की 19वीं बैठक इस परिषद की 19वीं बैठक थी। इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया था। अस्ताना में ही अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की भी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, रॉटरडैम, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉटरडैम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 26वीं ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। इस बैठक की थीम थी लोगों और धरती के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना। इस बैठक का आयोजन विश्व ऊर्जा परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इस बैठक में भारत ने अपनी अभिनव प्रौद्योगिकी और विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृत प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेशिया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस अफ्रीकी देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई? केन्या, रवांडा, जाम्बिया या फिर जिम्बाब्वे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में अप्रैल 2024 में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई। इसका कारण जो है यह अल नीनो प्रभाव को भी माना जाता है। इस सूखे से पूरे जिम्बाब्वे देश की 80% से अधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस देश द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया गया? तो अंगारा A5 जो है यह रूस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो रूस द्वारा अप्रैल 2024 में अंतरिक्ष रॉकेट यान अंगारा A5 का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य प्रोटॉन M वाहनों को लॉन्च करना है। यह इस रॉकेट का चौथा और सफल परीक्षण है। इस रॉकेट की प्रथम उड़ान जो है इसका परीक्षण 2014 में किया गया था। यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है तथा प्रदूषणकारी ईंधन का प्रयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति और उनकी नियुक्तियों के विषय में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है नलिन प्रभात NSG के महानिदेशक, बिल्कुल सही सुमेलित है। तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा विश्व बैंक की प्रमुख निदेशक। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है यह IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दूसरी बार प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। यह विश्व बैंक की प्रमुख निदेशक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। जगजीत पवाड़िया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।